दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं और अन्य राज्यों जैसे बिहार, एमपी, उत्तराखंड और राजस्थान पीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 33। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए सूची 1 में खिदमती जो है ये पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर था। रड़ाका भूमि क्या था? तो ये सुल्तानों के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि थी। भाओली, दोस्तों भाओली भू राजस्व आकलन की पद्धति थी। और सवार ए कल्ब ये केंद्रीय सेना थी। तो सही मिलान क्या हो जाएगा? सही मिलान आपका हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन डी सही उत्तर है। एक बार फिर से देखिए, खिदमती पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर होता था। रड़ाका भूमि सुल्तानों के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि थी। भाओली भू आकलन की पद्धति थी। और सवार ए कल्ब ये केंद्रीय सेना होती थी। अगला प्रश्न भी सूची 1 के सूची 2 से सुमेलन से संबंधित है। इसमें देखिए सूची 1 में विभिन्न सुल्तानों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा प्रारंभ किए गए विभागों के नाम हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए सियासत, फिरोज तुगलक इमलाक विभाग, अलाउद्दीन खिलजी इसने दीवाने मुस्तखराज और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय ने वकील सुल्तान इन पदों की स्थापना की। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने सियासत, फिरोज तुगलक इमलाक विभाग, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज और नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक द्वितीय ने वकील ए सुल्तान नामक पदों की शुरुआत की थी। तो इसमें सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 4, 2, 1 और 3। देखिए 4, 2, 1 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कारखाना कानून स्त्रियों की स्थिति में सुधार पर केंद्रित था। दूसरा कारखाना कानून औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित था। और तीसरा है भारतीय श्रम पर प्रथम आयोग 1875 में गठित हुआ था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। दोस्तों भारतीय श्रम पर प्रथम आयोग का गठन 1875 में हुआ था और इसका उद्देश्य कारखानों में श्रमिकों के काम करने की परिस्थितियों का अध्ययन करना है। तो भारतीय श्रम पर प्रथम आयोग 1875 में गठित हुआ था, ये सही है। दोस्तों प्रथम कारखाना कानून 1881 में आया जो बाल श्रम से संबंधित था। ये स्त्रियों की स्थिति में सुधार पर केंद्रित था, ये नहीं, बल्कि प्रथम कारखाना कानून बाल श्रम से संबंधित था और स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। दूसरा कारखाना कानून 1891 में ये स्त्रियों के सुधार से, तो देखिए स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित द्वितीय कारखाना कानून था। तो और तीसरा कारखाना कानून 1911 में आया जो औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित था। तो प्रथम कारखाना कानून ये बाल श्रम से संबंधित था। दूसरा कारखाना कानून औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से नहीं बल्कि स्त्रियों से संबंधित था। और भारतीय श्रम पर प्रथम आयोग 1875 में गठित हुआ। तो केवल तीसरा कथन आपका केवल 3 सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, आसान सा प्रश्न है। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था, ऑप्शन डी। प्लासी का युद्ध आप जानते हैं 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। इस युद्ध में बिना लड़े ही क्लाइव की जीत हो गई क्योंकि क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जफर को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया था। और आप जानते हैं कि प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है नील आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये पहला कृषक आंदोलन था और यह 1950 से 55 के मध्य बंगाल में हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और चौथा है कि सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया था, जिसे नील आंदोलन के किसानों से जुड़ी समस्या का जांच करना था। तो इसमें दोस्तों पहला कथन कि यह पहला कृषक विद्रोह था नील आंदोलन, ये सही है। और देखिए ये चौथा है कि सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया था, जिसे नील आंदोलन के किसानों से जुड़ी समस्या की जांच करना था। तो 1 और 4 आपके सही हैं। आप जान लीजिए नील आंदोलन के बारे में 1859-60 में बंगाल के नदिया जिले में प्रारंभ हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, डलहौजी नहीं था। नील उत्पादकों ने किसानों को जबरन नील की खेती के लिए बाध्य किया, जिससे किसानों ने आंदोलन किया और नील आंदोलनकारियों को मिलते समर्थन को देखकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1860 में सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया, जिसे किसानों के शोषण की पुष्टि की। और नील विद्रोह देश में पहला कृषक विद्रोह था, ये आपका सही है। और ये कहा कि 1950-55 के बीच हुआ था, तो ये 1959-60, देखिए 1859 और 60, 1859-60 के बीच हुआ था बंगाल में, 1950 से 55 के बीच नहीं। तो देखिए 1 और 3 आपका सही है। ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें से जो 1 और 4, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है नील आंदोलन के विषय में। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण है, इसमें सही कूट का चयन करना है। कथन है कि बारदोली सत्याग्रह का उद्भव कपास के मूल्यों में गिरावट के बावजूद सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के कारण हुआ था। और कारण है कि इस सत्याग्रह के दौरान ही पूरे देश में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध हो रहा था। इसमें आपको बताना है कि सही क्या है। देखिए दोस्तों 1928 में गुजरात के बारदोली में किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। दरअसल 1926-27 में कपास के मूल्यों में गिरावट के बावजूद सरकार ने बारदोली में राजस्व 22% बढ़ा दिया था। तो ये आपका कथन सही हो जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप बाध्य होकर किसान अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर हो गए, लेकिन मंदी की वजह से उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। किसानों की ओर से वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व किया और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, न कि प्रिंस ऑफ वेल्स का। तो इसमें ए आपका यानी कथन सही है, कारण गलत है। तो आप देखिए कथन सही है, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कूट के या कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए तेभागा आंदोलन की शुरुआत त्रिपुरा से हुई थी, ये आपका सही है। चारण और ब्रह्मदेव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ये सही नहीं है, क्योंकि तेभागा आंदोलन की शुरुआत त्रिपुरा में हुई थी और बंगाल इसका मुख्य केंद्र बना था। आप जानिए कि कंपा राम सिंह और भुवन सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, चारण और ब्रह्मदेव ने नहीं। और तीसरा है कि इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम किसानों ने एकता का प्रदर्शन किया, तो ये सही है। दोस्तों देखिए 1 और 3 आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तेभागा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों त्रिपुरा में हुई थी और त्रिपुरा से होकर ये पूरे बंगाल में फैल गया था और बंगाल ही इसका मुख्य केंद्र बना। और कंपा राम सिंह और भुवन सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान किसानों ने एकता का प्रदर्शन किया था और इसमें बटाईदार किसानों ने ऐलान किया कि वे फसल का 2/3 हिस्सा लेंगे और जमींदारों को सिर्फ 1/3 हिस्सा ही देंगे। इसी को तेभागा आंदोलन कहा गया। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना, तो बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना, बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन और अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना। तो देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1920 में की गई थी। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारी सभा, ये 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन, ये मराठी भाषा में 1927 में उन्होंने किया और अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना 1942 में।
तो जो क्रम दिया गया है प्रश्नों का वही सही क्रम है, जो आरोही क्रम आपको बताना था। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक यानी IBRD विश्व बैंक का सबसे पुराना संस्थान है, तो ये आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी IDA को विश्व बैंक की उदार खिड़की या सॉफ्ट विंडो कहा जाता है, ये भी सही है। और तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC की स्थापना 1948 में की गई थी। दोस्तों, IFC की स्थापना 1948 में नहीं बल्कि 1956 में की गई थी। और चौथा कथन है कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC की स्थापना 1948 में नहीं 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सरकारी बजट के राजस्व खाते का कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा राजस्व घाटा कहलाती है। और देखिए, दूसरा है कि भारत में राजस्व घाटा शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम वित्त वर्ष 1997-98 में शुरू हुआ था। और प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा भारत में पहली बार संघीय बजट 2004-05 में इस्तेमाल किया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा को सबसे पहले 2011-12 के बजट में लाया गया था, न कि 2004-05 में। और देखिए, राजस्व घाटा में सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच ऋणात्मक अंतर होता है, वहीं प्रभावी राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के व्यय भी शामिल होते हैं, जो वह राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में देती है। तो पहला और दूसरा कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 और 2 यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की स्थापना 2002 के द्वारा 2003 में की गई थी। उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान 1936 में इसकी स्थापना की गई और उपभोक्ता जागरूकता अभियान ये 2005 में प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता अभियान 2005 से चलाया जा रहा है। तो सही सुमेलन 4, 2, 3, 1 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 4, 2, 3, 1, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन आप देखिए, कथन है कि राष्ट्रपति भारत के निचले सदन यानी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और कारण है कि भारत में एक गणतंत्रीय संसदीय प्रणाली है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन या लोकसभा का विघटन भारतीय गणतंत्रीय संसदीय प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन से सही सुमेलित हैं। 121वां संवैधानिक संशोधन विधेयक GST, 122वां संविधान संशोधन विधेयक NJAC और 124वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखिए दोस्तों, 122वें संविधान संशोधन विधेयक से GST लाया गया था 122वें से, तो ये आपका सही नहीं है। और इसके अलावा देखिए, 123वां जो है NJAC का प्रावधान 121वें से लाया गया था, 121वें संविधान संशोधन विधेयक से। इसके अलावा आप अगर जो देखें तो 124वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से नहीं बल्कि 123वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तो इसमें से कोई भी नहीं सही सुमेलित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संवैधानिक संदर्भ में विधि के शासन का अर्थ क्या है। पहला है कि स्वेच्छाचारी शक्ति की अनुपस्थिति, दूसरा है विधि के समक्ष समानता। इसमें से आपको बताना है कि भारतीय संवैधानिक संदर्भ में विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है। तो इसमें दोस्तों, रूल ऑफ लॉ भारत के शासन के संदर्भ में स्वेच्छाचारी शक्ति की अनुपस्थिति और विधि के समक्ष समानता दोनों हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं।
अगला प्रश्न है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। इसे राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है और ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो संविधान संशोधन के संदर्भ में असत्य कथन ये है कि इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। दोस्तों, संविधान संशोधन के संबंध में संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु राज्य विधानसभा में नहीं। तो राज्य विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। और दोस्तों, इसके अलावा इस विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा ही पुरस्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है, सही है। और इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए, इस विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुरस्थापित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन सी आपका असत्य कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों या दायित्वों में से किसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है 5वीं अनुसूची के क्षेत्र, 6वीं अनुसूची के क्षेत्र, नागरिकता के अर्जन के प्रावधान या राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी ऑप्शन डी। दोस्तों, कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं जिनको संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, जिसमें नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषद का सृजन और दूसरी अनुसूची में वर्णित राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद में प्रक्रिया के नियम, संसद और इसके सदस्यों, इसकी समितियों के विशेषाधिकार। इसके अलावा देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय की क्षेत्राधिकार में वृद्धि, नागरिकता का अर्जन समापन, संसद या राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी दोस्तों पाँचवीं अनुसूची यानी पाँचवीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति और 6वीं अनुसूची जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, ये संवैधानिक प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, शंकरी प्रसादवाद 1951, इसमें संसद द्वारा किसी मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, ये निर्णय दिया गया। दूसरा है गोलकनाथवाद 1967, संसद किसी भी मूल अधिकार का न तो संक्षिप्त कर सकती है न ही समाप्त कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इसमें देखिए संसद ऐसे मूल अधिकार को नहीं हटा सकती जो बुनियादी ढांचे का भाग है। और चौथा है मिनर्वा मिल्सवाद 1980, तो इसमें संसद की सीमित संशोधनकारी शक्ति संविधान की बुनियादी विशेषताओं में शामिल है। तो इसमें दोस्तों सीधे सीधे सुमेलन हो गया है, 1, 2, 3, 4 आपके सही सही सुमेलित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसादवाद में ये कहा था कि संसद द्वारा किसी भी मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है और ये 1951 के द्वारा संपत्ति के अधिकार में संशोधन को वैध ठहराया गया था। गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों की व्यवस्था को न तो कम कर सकती है न उसमें संशोधन कर सकती है। और केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को बुनियादी संविधान संशोधन की शक्ति संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन का अधिकार नहीं देती है। और मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान द्वारा सीमित की गई है, इसलिए संसद इस सीमित शक्ति के द्वारा स्वयं को असीमित शक्ति नहीं प्रदान कर सकती है। तो कुल मिलाकर जो ऑप्शन कथन और जो मिलान करने के लिए सूची 1 और 2 दी गई है, इसमें सीधे सीधे सभी सुमेलित हो गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बैंक की देयताओं का भाग माने जाते हैं।
देखिए, बैंक के ग्राहकों की जमाएं, बैंक द्वारा लिए गए उधार, बैंक द्वारा दिए गए अग्रिम एवं ऋण। तो इसमें दोस्तों बैंक के ग्राहकों की जमा और बैंक द्वारा लिए गए ऋण जो हैं ये बैंक की देयताओं के भाग माने जाते हैं। ऑप्शन जो है बी सही है, केवल 1 और 2 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन साधनों के तहत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, आपको बताना है। देखिए, सांविधिक तरलता अनुपात, खुली बाजार की क्रियाएं, नैतिक अनुनय और नकद आरक्षित अनुपात। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के लिक्विडिटी मैनेजमेंट में सांविधिक तरलता अनुपात, खुली बाजार की क्रियाएं, नैतिक अनुनय और नकद आरक्षित अनुपात ये सभी जो हैं शामिल हैं। नैतिक अनुनय गुणात्मक तरलता का उपकरण है, जबकि नकद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं ये परिमाणात्मक या मात्रात्मक प्रबंधन के उपकरण हैं। तो ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन के साधन हैं। 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों जैसे लौह और इस्पात उद्योग पर केंद्रित थी। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो भारी उद्योग पर केंद्रित थी, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये कृषि के विकास पर, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि के विकास से संबंधित थी। तो याद रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों से संबंधित नहीं थी बल्कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। और दूसरा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति की साक्षी बनी, तो ये भी आपका सही नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति नहीं लागू किया गया था। आपके लिए यहाँ से प्रश्न भी है कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था। इसमें इन दोनों कथनों में से न तो एक सही है और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम के भाग हैं। देखिए दोस्तों, मैत्री, हिमाद्री, भारती और इंडार्क। तो मैत्री और भारती आप याद करिए दोस्तों, मैत्री और भारती ये अंटार्कटिक अंटार्कटिक अनुसंधान के भाग हैं, जबकि हिमाद्री और इंडार्क ये आपके आर्कटिक अनुसंधान के भाग हैं। तो सही उत्तर 2 और 4, केवल 2 और 4 यानी हिमाद्री और इंडार्क ये दोस्तों आर्कटिक मिशन का हिस्सा है। मैत्री और भारती अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। पेरियार, मांडोवी और साबरमती, इसमें से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही नदियां पेरियार, मांडोवी और साबरमती बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, बल्कि ये तीनों ही नदियां अरब सागर में गिरती हैं। 1, 2, 3 सभी, पेरियार, मांडोवी और साबरमती ये तीनों ही नदियां अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों को उत्तर दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काराकोरम, बुर्जिल, सिपकीला और बनिहाल। तो इसमें देखिए दोस्तों, सिपकीला दर्रा सबसे दक्षिण में है। उसके बाद उत्तर में, इसके उत्तर में बनिहाल दर्रा है, फिर बुर्जिल दर्रा है और फिर काराकोरम दर्रा। तो देखिए सबसे पहले सिपकीला है, आप याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 सबसे पहले सिपकीला, उसके बाद आपका बनिहाल आ जाएगा 4, फिर आएगा बुर्जिल 2 और काराकोरम सबसे उत्तर में। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन देखिए, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सीरिया की सीमा को स्पर्श करते हैं। दोस्तों सीरिया की सीमा को इजराइल, लेबनान और जॉर्डन स्पर्श करते हैं। याद रखिएगा, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, इसके अलावा इराक, मिस्र और तुर्की। इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, इराक, मिस्र और तुर्की जो है ये सीरिया की सीमा को टच करते हैं। सऊदी अरब सीरिया की सीमा को टच नहीं करता है। तो 1, 2, 4 देख लेते हैं। 1, 2 और 4 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप मिलान सकते हैं। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से ली गई है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से। और उपराष्ट्रपति का पद ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो 4, 1, 3 और 2 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। 4, 1, 3, 2 ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथन और कारण से संबंधित हैं। कथन है कि भारत में एक समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था है, सही है। और दूसरा है समाजवादी शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो ये सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत में जो समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था है, ये तो आप जानते हैं कि भारत में समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था है और भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाजवादी व्यवस्था पहले से विद्यमान रही है। हालांकि समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत में लोक पदों पर नियुक्तियों के संबंध में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है, सही है। कारण है भारत एक गणतंत्र है। तो दोस्तों भारत में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था है और यहाँ पर लोक पदों पर नियुक्तियों के संबंध में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। गणतंत्र का मतलब ये है कि पहला, राजा की तरह एक ही व्यक्ति के बजाय राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना, और दूसरा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, और इसलिए सभी लोक पदों का बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक के नागरिक के लिए खुला होना है। तो भारत में लोक पदों पर नियुक्तियों के संबंध में कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारत में एक गणतंत्र है। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट। इसमें हमने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण और स्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ यूपीपीसीएस के अलावा आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीसीएस और उत्तराखंड के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।